लास्ट क्लासेस में जो फैराडे लॉज किए थे उसमें हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर। फर्स्ट लॉ किया था फैराडे एंड सेकंड लॉ फैराडे का किया था। दोनों लॉज अलग अलग बातों पर डिपेंड करते हैं। कितना अमाउंट डिपेंड करता है, डिपॉजिट होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कितने टाइम तक। और अमाउंट एक और बात पर डिपेंड करता है, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग सोल्यूशन में हम पास कर रहे होते हैं तब ये इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करता है जिसको हम डिपॉजिट करने वाले हैं। और आज हम अब जो शुरू करने वाले हैं ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जब हम बाहर से किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इन इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आकर के मटेरियल डिपॉजिट होते हैं। जैसे ए नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आएगा, यहां हमने बिजली इसमें पास कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखी है। बी नेगेटिव कहां आएगा, ए नेगेटिव यहां गया, बी पॉजिटिव कहां आएगा, बी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आकर या तो गैस की फॉर्म में ये लिबरेट हो जाएगा या मेटल अगर है तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, मेटल बना। या क्लोरीन अगर Cl नेगेटिव है ये तो Cl2 बन गया। ए नेगेटिव मान लो Cl नेगेटिव है तो ये Cl2 लिबरेट कर जाना चाहिए। जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन को बना लेना चाहिए तो ये हाइड्रोजन बनाएगा या क्या बनाएगा ये, इसका हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। देखो ये जो हम इलेक्ट्रोलिसिस सोच रहे हैं ये इलेक्ट्रोड्स पर होता है। दो अलग अलग टाइप के सेल पढ़ते आ रहे हैं ना हम। एक तो हमने केमिकल रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बाहर से हमने सेल में सप्लाई की और जो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो पा रहा था उस केमिकल रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो थे उनको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके कर लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है। यानी बाहर से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, इस बनाने की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करनी है। बैटरी की बात नहीं हो रही है, बैटरी तो उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बाहर से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मे बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो सकते हैं, खुद इंटरेक्शन कर लें, या ये इनर्ट हों, इन इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लेंगे, खुद कोई पार्ट नहीं ले रहा है। कई बार जो इलेक्ट्रोड है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है इस केमिकल रिएक्शन में। जैसे कोई इलेक्ट्रोड ऐसा है वो इलेक्ट्रोड रेगुलरली आयन सप्लाई कर रहा है सॉल्यूशन को या आयन ले रहा है, वो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के नेचर पर प्रोडक्ट डिपेंड कर सकता है जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनेगा। एक बात तो ये हो गई। और किन बातों पर डिपेंड करेगा ये प्रोडक्ट बनना, इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हम स्पीशीज ले रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिनमें हो रहा है। जैसे मैंने कोई सब्सटेंस लिया, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोड पर जाकर के डोनेट कर देता है तो ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। कोई Y पॉजिटिव है, ये किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Y न्यूट्रल बन गया तो ये रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन ज्यादा देगा कोई सब्सटेंस या कम देगा,
इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये वाली जो लाइन दूसरी वाली है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो सेल हम जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, इन आयन के नेचर पर डिपेंड करेगा, प्लस इनके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। जब मैंने बोल दिया कि ये इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है? मतलब मैंने लिखा कि Zn 2 पॉजिटिव से Zn सॉलिड बन जाता है। ये जो बनता है इलेक्ट्रॉन ले करके बनता है, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की कुछ वैल्यू होती है, कुछ समथिंग ऐसी होती है 0.78 या माइनस करके, ये कुछ वैल्यू है। तो जिंक एक मेटल की अलग है, दूसरे मेटल की अलग है, तीसरे मेटल की अलग है। इसका क्या मतलब है कि इसका रिड्यूस हो सकना किसी मेटल का कितना आसान है या कितना मुश्किल है। आसान होना या मुश्किल होने से डिसाइड होगा इसका कि जो प्रोडक्ट हमें बनाना है। मान लो 3 एलिमेंट हैं हमारे पास, तीनों पॉजिटिव हैं, X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत आसान है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। तो इलेक्ट्रोड पर तो ये जाकर के इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट मीन्स ये रिड्यूस बहुत आसानी से हो जाएगा। बड़ी आसानी से रिड्यूस हो सकने का क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट पहले बनाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, 2-3 अगर अवेलेबल है तो बात किस पर डिपेंड की? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कौन सा होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ही तो होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर दैट मीन्स डिपेंड करता है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, देखो यहां कई सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो काइनेटिकली बड़े स्लो होते हैं, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू तो उनके लिए नेगेटिव है। ये मुझे आपको थोड़ी सी बात डिटेल से बतानी पड़ेगी। जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 2-3 चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स, एक पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? डेल्टा एच पढ़ते हैं, डेल्टा जी पढ़ते हैं, डेल्टा एस पढ़ते हैं, डेल्टा ई पढ़ते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं। ये सारी चीजें इसलिए पढ़ते हैं ताकि मैं डेल्टा जी तक पहुंच सकूं। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, खुद से होगा। अब ये थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है हमें कि कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। यहां भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम डेल्टा जी की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकालते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ गया तो हमें पता चल जाएगा ये रिडक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। लेकिन एक और चीज है जो साथ में है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैं यहां से अंबाला की तरफ चल पड़ा और अंबाला की तरफ चल पड़ा तो चलता ही जा रहा हूं तो मैं अंबाला पहुंच जाऊंगा। एक बात, फिजिबिलिटी ओके, मतलब अंबाला पहुंचना अगर मैं चलता रहूं तो निश्चित है, डायरेक्शन अगर सही है तो। लेकिन एक और चीज है जो मैटर करती है, वो है मेरी स्पीड। अगर मैं 1 साल में 1 सेंटीमीटर खिसकता हूं अंबाला जाने के लिए, 1 सेंटीमीटर पर ईयर, पहुंच गया फिर तो अंबाला किसी के जीवन में।
है ना, किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कितने साल लगेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 साल में तो 1 मीटर ही खिसक पाऊंगा, तो अंबाला पहुंचने में तो काफी सारा टाइम लग जाएगा, कई सारे जीवन लग जाएंगे कई सारे लोगों के। जबकि फिजिबिलिटी है, पहुंच रहा हूं मैं। ऐसे होता नहीं सर भाई, पढ़ाई शुरू कर दी, हाँ पढ़ रहे हैं हम तो, पढ़ रहे हैं बस, बस पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ कितना रहे हो दैट मैटर्स। ये वही कंडीशन है कि कोई चीज फिजिबल है, ठीक है फिजिबल है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड स्पीड भी रिक्वायर्ड होती है उसकी। अब पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक लाइन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की रोज एक लाइन पढ़ लेते हो, लेकिन टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, उतना जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरी चीज होती है काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि ये फिजिबल है या नहीं है, डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो फिजिबल हो गया। काइनेटिक्स ये बताता है कि कोई रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है। मान लो किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, लेकिन है वो बहुत स्लो, बहुत ही स्लो है। तो स्लो होने का मतलब क्या है, वो हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा। 1 साल में कोई 1 सेंटीमीटर खिसक रहा है अगर, तो हमें कहां नजर आएगा वो, हम तो उसे रुका हुआ मानेंगे, जबकि प्रैक्टिकली वो हो रहा है। यही कंडीशन हम सेल में अप्लाई करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलाउ कर रहा है रिएक्शन होने को, लेकिन काइनेटिकली वो बहुत स्लो होते हैं, उनका डेल्टा जी तो नेगेटिव है, लेकिन वो काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शंस हैं। तो हम ऐसे केसेस को बिल्कुल अलग करेंगे। ऐसे जो केसेस हैं हमें होते हुए नजर नहीं आएंगे, तो हमें फिर वोल्टेज हाई करके उनकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और वोल्टेज करेंगे और वोल्टेज करेंगे, लो वोल्टेज पर तो ये होता हुआ नजर नहीं आए। तो कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, जो हम कंसीडर कर लें कि चलो भाई ठीक है, आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलो, ठीक है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो, तो भी हम देख पाएंगे कि आप अंबाला पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायरमेंट होती है। और जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं वो पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमें कई बार लगाना पड़ता है रिएक्शन को देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। समझ आ गई बात ये? तो फिर हम अगर एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा रहे हैं बाहर से, तो ये नॉर्मल वाले रिएक्शन नहीं हो पाते, नॉर्मल नहीं रह पाते हैं ये रिएक्शन। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जो हम कैटायन ले रहे हैं उस पर तो डिपेंड करेगा ही, एनायन जो ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा, बाहर से जो हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करना चाहिए कि किसी भी मेटल आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और कंसिडरेबल उसकी स्पीड होना जरूरी है। ये मेन बातें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। ऐसे रिएक्शन जो होंगे जो बहुत स्लो होंगे, बहुत ही स्लो होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करते लोअर वोल्टेज पर, हम उन्हें मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, इतना स्लो होंगे। यहां तक क्लियर हो गई है बात? सब लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अब मैं एक आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल लेकर के। मान लो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में यूज करता हूं। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड को मैं लेकर
और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, मोल्टन अलग है, एक्वस अलग है, सोडियम पॉजिटिव लिया, Cl नेगेटिव लिया, कुछ और नहीं यहां पर है, और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी मैंने इलेक्ट्रोड डिप करके। हाई टेम्परेचर पर होगा डेफिनेटली। मेल्ट कब होगा? सोडियम क्लोराइड तो सॉलिड होता है। एक जगह पर क्लोरीन लिबरेट होगा Cl2, एक जगह सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। ये तो बात एक है, बात नंबर एक हो गई है। लेकिन अगर मैं यहां पर यूज करता हूं मेटल, लिए मैंने सेम सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मेल्ट नहीं किया इसको, वाटर में डिसॉल्व कर लिया H2O। वाटर में डिसॉल्व करने पर थोड़ा बहुत आयोनाइजेशन वाटर का बहुत कम होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में भी टूट सकता है, ये टूट जाता है। जब हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ साथ सॉल्यूशन में OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव भी अब अवेलेबल होंगे एक्वस कंडीशन में। एंड साथ में क्या कंडीशन आएगी? कुछ यहां पर हाइड्रोजन भी लिबरेट करेगा, H2 भी लिबरेट करना चाहिए, H2 लिबरेट कर जाएगा। H2 सोडियम पॉजिटिव से सोडियम मेटल तो बना, H2 भी बना। तो ये अलग कंडीशन है एक्वस NaCl की, एंड मोल्टेन की अलग कंडीशन। यहां से क्वेश्चन उठेगा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl के अलग प्रोडक्ट बताने होंगे आपको, और एक्वस NaCl के अलग प्रोडक्ट बताने होंगे। हमने जब मोल्टेन NaCl लिया, for example, if we use molten NaCl, the product of electrolysis are sodium, metal and Cl2। ये तो सिंपल बात है, बिल्कुल यहां तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसकी मुझे डिटेल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई कॉम्पिटिटिव रिएक्शन नहीं है। कैटायन सिर्फ एक है और वो है सोडियम पॉजिटिव, एनायन सिर्फ एक है Cl नेगेटिव। मेल्ट जब कर देंगे तो इनके बीच का आयोनिक बॉन्ड टूट कर ये मोल्टन स्टेट में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जब ये सोडियम आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये बन जाना चाहिए सोडियम मेटल। ये Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो जाकर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देकर ये बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल +1 इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल क्या होता है? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन तो अलग हट गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल दो आपस में जुड़ जाते हैं, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो Cl2 बन जाएगा। ये Cl2 गैस की फॉर्म में लिबरेट कर जाएगा। ये Cl2 गैस बन गई, ये सोडियम मेटल बन गया। ये हमारा काम पूरा हो गया। इशू हमारा कब आता है? जब कभी हमें एक्वस NaCl यूज करना पड़ता है, तब कॉम्पिटिटिव रिएक्शन करेंगे। OH नेगेटिव का Cl नेगेटिव से चलेगा कॉम्पिटिशन, H पॉजिटिव का Na पॉजिटिव से कॉम्पिटिशन चलेगा। कौन सक्सेसफुल होगा ये देखने के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने पड़ेंगे इनके। Na पॉजिटिव का H पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें देखना पड़ेगा। तो एक बात तो ये हो गई नंबर 1, जो कि सिंपल है, ये बात मैंने बता दी। दूसरी बात पर हम आते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 है आपका। इन एक्वस, ये तो 1 था, ये 2 था। इन एक्वस NaCl beside Na positive and Cl negative ions we also have H positive and OH negative। भाई वाटर ठीक है, वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है,
लेकिन बहुत थोड़ा सा आयोनाइजेशन वाटर में फिर भी होता है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव ना के बराबर ही सही, ये दोनों अवेलेबल होते हैं। अब मैंने मेल्ट नहीं किया NaCl को, इसमें घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक जो होता है, टेबल सॉल्ट जो होता है। ये Na पॉजिटिव अवेलेबल है Cl नेगेटिव के साथ। Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव दोनों नेगेटिव आयंस हैं। यहां पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहां पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड कराई जाएगी तो H पॉजिटिव यहां पर जाएगा, Na पॉजिटिव यहां पर जाएगा, OH नेगेटिव इधर आएगा, Cl नेगेटिव इधर आएगा। सक्सेसफुल कौन होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका डिसाइड करेगा। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई, in aqueous NaCl beside Na positive Cl negative ion, we also have H positive and OH negative ion along with solvent molecule water। वाटर तो है ही, क्योंकि सारे आयनाइज नहीं हुए, ये तो वाटर कुछ नहीं करेगा, बस ये तो इलेक्ट्रोलाइज नहीं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल, थोड़े से मॉलिक्यूल ही सही, बहुत कम मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं वाटर के, लेकिन जितने आयनाइज हुए उन्होंने बनाया क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाया। क्या क्या अवेलेबल है यहाँ, 5 चीजें अवेलेबल है, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, 4 ये हो गए, एक वाटर मॉलिक्यूल। अब हम कैथोड के रिएक्शन को देखते हैं। पहले एट कैथोड देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। कैथोड पर ये कंपटीशन चलेगा। जो Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na सॉलिड बना देता है, और इसका जो E0 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, डेफिनेटली रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड लिख दिया ना, स्टैंडर्ड लिख दिया तो स्टैंडर्ड हम किसको मानते हैं, स्टैंडर्ड हम मानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को। -2.71 वोल्ट आ गया। हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद होगा, ये तो स्टैंडर्ड था, 0 मान रखा था, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है चाहे रिडक्शन पोटेंशियल है, 0 ही होगा हमेशा। ई ऑक्सीडेशन माइनस इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन, ये होते हैं ना, तो 0 ही आना चाहिए। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है नेसेसरीली, अगर मुझे ऑक्सीडेशन बनाना है इसका तो बस प्लस कर दूंगा मैं यहाँ, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड लिखना है तो मैं माइनस लेकर के चलूंगा। H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाफ H2 मॉलिक्यूल बने, और इसका E0 जो होता है वो होता है 0। अब जैसे जैसे वैल्यू E0 की हायर होती जाती है, रिएक्शन फिजिबल होता चला जाता है। ये बिल्कुल काम की बात है आपकी। E0 की वैल्यूज हैं आपके पास, 4 वैल्यूज हैं, एक कम वैल्यू है, एक उससे ज्यादा है, एक उससे ज्यादा है, x से ज्यादा y हो गई, y से ज्यादा z हो गई, ये 3 वैल्यूज हैं। तो ये मोस्ट फिजिबल रिएक्शन होगा, ये लीस्ट फिजिबल रिएक्शन होगा। जैसे अगर मैं किसी के लिए वैल्यू लिख रहा हूं नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये रिडक्शन होना, सोडियम पॉजिटिव से सोडियम बनना डिफिकल्ट है, लेकिन ऑक्सीडेशन होना आसान है, मतलब सोडियम मेटल से सोडियम पॉजिटिव बनना आसान है। लेकिन ये क्योंकि रिलेटिव है तो दो को हम कंपेयर करेंगे, यहां दो मौजूद हैं, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, वैल्यू ये ज्यादा है, ग्रेटर वैल्यू, लेस वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू होने का मतलब है इस कंपटीशन में हाइड्रोजन आगे निकल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप एक्वस NaOH, एक्वस NaCl यूज करते हो, वाटर के साथ यूज करते हो, तब सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा, सोडियम डिपॉजिट होने की जगह हाइड्रोजन लिबरेट होगा।
ये इस बात पर ध्यान रखना है, बस ये इस ऑर्डर पर ध्यान रखना है। ई नॉट का ऑर्डर, जैसे जैसे वैल्यू ज्यादा होती जा रही है, फिजिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। दो नेगेटिव है, मान लो दो होते ही, एक सोडियम पॉजिटिव होता है, एक और कोई जिंक होता, तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव होता उसका कन्वर्ट होने का चांस उतना कम होता। अब इन दोनों में जो कम नेगेटिव है वो ज्यादा होता। दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा होगी जिसकी, वो आसानी से फिजिबल होगा। तो इस केस में हम मुझे क्या बोलना चाहिए, इस केस में मुझे बोलना चाहिए सोडियम एंड H पॉजिटिव के कॉम्पिटिशन में H पॉजिटिव सक्सेसफुल रहेगा और फिजिबिलिटी हाइड्रोजन के बनने की है। ये वाला रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगा Na पॉजिटिव जब तक कि हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता सारा। सोडियम पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल, क्योंकि वैल्यू इसकी कम आ रही है, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये फिजिबल होगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये जो H पॉजिटिव बन रहा है, ये H पॉजिटिव किससे बन रहा है? OH नेगेटिव से बन रहा है। OH नेगेटिव से बन रहा है तो क्या होगा, ये जितना H है सोल्यूशन में उतना ही OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव तो बचा रह गया। दैट मीन्स ये अकेला तो नहीं ना H पॉजिटिव, ये तो ऐसे है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, गिविंग यू, एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर दिया H2 प्लस OH नेगेटिव, हाफ लिख दो, चलो बैलेंस करना है। मीन्स ये OH नेगेटिव बचा रह गया, एल्केलाइन हो गया सोल्यूशन। H पॉजिटिव जब खत्म हो गया, जब दोनों बराबर बराबर थे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जब दोनों बराबर बराबर थे, तब ना तो एसिडिक था ना एल्केलाइन था। लेकिन H पॉजिटिव हो गया कंज्यूम, उसने बना दिया H2, सोल्यूशन में बचा रह गया OH नेगेटिव, पीएच हो गई 7 से ज्यादा। ज्यादा पीएच 7 से होने का मतलब है सोल्यूशन हो गया एल्केलाइन। तो ये पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक एग्जांपल मैं एक दूंगा ये डिटेल से समझा करके, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोलिसिस डेटा दे करके आपसे पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन का टाइप ये है, एक नर्नेस्ट इक्वेशन पर है, एक फैराडे लॉ पर है, एक आपका डेल्टा जी वाले का गिने चुने सीधे से, एक कॉलरश लॉ पे है क्वेश्चन, और एक ग्राफ वाले पर क्वेश्चन आता है। गिने चुने क्वेश्चन है, चैप्टर बड़ा जरूर है लेकिन क्वेश्चन बड़े लिमिटेड ही आते हैं। ये जो H पॉजिटिव का मैंने यहाँ पर यूज दिखाया है, इसके साथ जो OH नेगेटिव बचा हुआ है, ये OH नेगेटिव सोल्यूशन में पड़ा रह जाएगा। ये लिख लो डायरेक्ट, मैंने जैसे करके लिख लिया वैसे लिख लो, बस ये H2O की जगह H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे लिख दिया हमने इसको इकट्ठा करके लिखा, तब हम इसको इस पैटर्न पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं? जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव Cl के साथ एक कंपटीशन शो कर सकता है। OH नेगेटिव जब Cl के साथ कंपटीशन शो करेगा, तब हम इसको क्या लिखेंगे? ये तो हो गई बात कैथोड की। अब बात आती है एनोड की। एनोड पर हमें क्या करना है? Cl नेगेटिव का कंपटीशन किसके साथ करना होगा? O2 के साथ करना होगा। एनोड पर दो प्रोसेस होंगे, एक Cl नेगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl2 बना देगा। मैंने डिटेल से भी बताया था, पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फिर फ्री रेडिकल दोनों टर्मिनेट कर जाएंगे, Cl2 बना, एक इलेक्ट्रॉन बन गया, हाफ क्लोरीन लिख दिया। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कुछ होगी, साथ के साथ मैं OH नेगेटिव ले लेता हूं। OH नेगेटिव को जब मैं इलेक्ट्रॉन हटाकर ऑक्सीडाइज करता हूं तो O2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेंगे, H पॉजिटिव बनेंगे। अगर मैं यहां
2 लिख देता हूं तो मुझे यहां पर 2 लिखना होगा। यहां इसके लिए वैल्यू जैसे आई ई नॉट की, ऐसे इसके लिए ई नॉट की कुछ वैल्यू होगी। जिसकी ज्यादा वैल्यू है वही सक्सेसफुल होगा, क्लोरीन बनेगा या ऑक्सीजन बनेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों में ज्यादा किसका है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cl2 से Cl नेगेटिव से Cl2 बनने की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ OH नेगेटिव से O2 बनने की। दोनों होती पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ये फिजिबल होता है रिएक्शन, ये फिजिबल नहीं होता है रिएक्शन। किस बेस पर मैं इसको बोल रहा हूं? इस डेटा के बेस पर। ई नॉट की वैल्यू 1.36 वोल्ट है। अगर मैं वाटर, वाटर का मतलब OH नेगेटिव ले लो आप, इसमें परेशान नहीं हूं। H पॉजिटिव को तो हम करा चुके, OH नेगेटिव को हमने जब ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने पर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, O2 बन गया, H पॉजिटिव बन गया। O2 H पॉजिटिव जो बना, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू 1.23 आई वोल्ट। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। मोर वैल्यू होने का मतलब फिजिबल, लेस वैल्यू होने का मतलब लेस फिजिबल। फिजिबल नहीं होगा तो ये वाला रिएक्शन नहीं करूंगा मैं। O2 नहीं लिबरेट होता है। कभी कभी वाटर एक्वस कंडीशन में क्या आती है बात, कभी एक्वस सोल्यूशन किसी दूसरे कंपाउंड का लेने पर हो सकता है O2 लिबरेट कर जाए, कहीं हाइड्रोजन बन जाता है, कहीं पर H2 बनता है, कहीं पर O2 बनता है, कहीं पर दोनों बन जाते हैं। एक जगह हाइड्रोजन बन गया, एक जगह ऑक्सीजन बन गया। तो इसलिए हम केयरफुली डेटा के साथ ये सारा ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसका नेट रिएक्शन मैं लिख सकता हूं। नेट रिएक्शन जो लिखा जाएगा, समराइज कर दो, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं हम इक्वेशन का, ये लिखा जाना चाहिए। सोडियम पॉजिटिव जो का तो रहा, Cl नेगेटिव जो का तो रहा। एक्वस कंडीशन में ये कैथोड पर अलग रिएक्शन, एनोड पर अलग। कैथोड पर ये हो गया रिएक्शन, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, एनोड पर क्लोरीन लिबरेट हुआ। ये मेन बात है, जो याद करने वाले लोग होते हैं बस इस इक्वेशन को वो याद करते हैं, बाकी उन्हें कारण पता नहीं होता कि हमने यहाँ Cl2 क्यों बनाया और ऊपर H2 क्यों बनाया। नेट रिएक्शन जो है वो नेट रिएक्शन हम अलजेब्रिक सम करके लिख सकते हैं। NaClH2O, ये दोनों हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बन जाएंगे। अगर हम जस्ट कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि यहां पर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेकर के बात की जा रही होगी, तो नॉनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हुए आप इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिप्लेस कर सकते हो। ई नॉट की जगह, मतलब अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू की जगह पर अलग कॉन्सेंट्रेशन पे आपको निकालना है, तो ई नॉट की वैल्यू अलग, किसी और अलग कॉन्सेंट्रेशन पर ई की वैल्यू आप बता सकते हो। वो कॉन्सेंट्रेशन यानी नर्स्ट इक्वेशन आप अप्लाई कर पाओगे यहां पर भी, जैसे हम इससे पहले नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे होते थे। Standard electrode potential are replaced by electrode potential given by Nernst equation to take into account the concentration effect. अलग अलग concentration पर अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ सकती है। यहां तक मैंने एक सोडियम क्लोराइड का आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से आपको इसको बताया। मतलब कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट। जैसे हमने एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था NaCl का, ऐसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट एनोड। एक्वस का अलग, 100% प्योर का अलग। तो ये दो कंडीशन है। वाटर लिया मैंने,
वाटर को जब O2, वाटर उसी तरह से बिल्कुल जैसे अभी हमने पहले किया था। कैसे किया था अभी? इसको तोड़ दो आप H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। OH नेगेटिव को कन्वर्ट कर दिया मैंने O2 में, तो OH नेगेटिव तो खत्म हो गया, ये तो बन गया इसका O2। साथ में ये H पॉजिटिव और यहां से जो H पॉजिटिव बचा है वो लिख दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से। और इसके लिए जो एक वैल्यू E0 की आई है, वो E0 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.23 वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा अगर आगे और प्रोसीड करते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक पार्ट है, इक्वेशन 1 मान लो आप इसे, क्या दिक्कत की बात है। जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक पार्ट है, सल्फेट आयन, जैसे OH नेगेटिव का, यहां इसे वाटर का मत मानो कि वाटर का किया, वाटर के नेगेटिव पार्ट को किया आपने। H पॉजिटिव तो बचा का बचा रह गया ना, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव बचा का बचा रह गया। OH नेगेटिव O2 में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ये नेगेटिव पार्ट मैंने वाटर का O2 में कन्वर्ट किया, ऐसे ही ये जो सल्फेट था ये कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या बना? यहां पर बना S2O8 2 नेगेटिव। ये डायमेराइज होकर के दो इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। जो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लूज करने का इसका है, वही प्रोसेस इलेक्ट्रॉन लूज करने का इसका है। नेगेटिव की बात की मैंने इसमें, इसके लिए ये वैल्यू आ गई 1.96। अब डाइल्यूट के केस में एंड कॉन्सेंट्रेटेड के केस में ये वैल्यूज कुछ अलग अलग रहती हैं। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का अगर चक्कर आप छोड़ो, तो इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? आप मुझे थोड़ा सा सोच करके बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए आंसर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने पर SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट कंसिडरेबली ज्यादा होगा। भाई सॉल्वेंट जो होते हैं एंड सॉल्यूट जो होते हैं उनमें काफी फर्क होता है। अगर मैं कहता हूं कि 0.0001 मोलर H2SO4 है, तो आप देखो कितना कम आपने ऐड किया इसमें। 1 2 3 4.0098 ग्राम ऐड किया H2SO4। H2SO4 का मोलर मास 98 होता है ना, किसमें? 1 लीटर में। तो 1 लीटर में तो कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर मॉलिक्यूल की संख्या। वाटर में 1 लीटर में कितने मोल्स हो जाते हैं? 1 लीटर का मास अगर मैं डेंसिटी लगभग 1 ही मानता हूं, तो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये आपने पहले भी कर रखा है, 55.5 मोल्स हो जाते हैं। कहाँ 55.5 मोल और कहाँ 0.0001 मोल, तो ये तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये नहीं एप्लीकेबल हो पाता। भाई प्रिंसिपली तो ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन सल्फेट इतना कम है वो हमें दिख ही नहीं पाएगा S2O8 2 नेगेटिव। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए, फॉर कंसिडरेबली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ये सल्फेट आयन S2O8 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। जब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर OH नेगेटिव एंड SO4
टू नेगेटिव, ये तो ना के बराबर हैं। अब भले ही ठीक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड कर रहा है कि ये रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये तो पहुंच ही नहीं पा रहा है अपनी कमी के कारण। ये अमाउंट कंसिडरेबल है तो कोलिजन इनका ज्यादा होगा, तो O2 बन जाता है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं। ये एक और फैक्टर है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड की बात हो रही थी अभी, मोर और लेस वही एप्लीकेबल है। फॉर वेरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 1 इज ऑब्जर्व्ड, फॉर concentrated sulfuric acid reaction 2 is observed. ये जो reaction 1 है that is observed for dilute sulfuric acid, dilute H2SO4. ये ऑब्जर्व किया जाएगा फॉर concentrated H2SO4 और ये हर जगह पर अप्लाई होगा, ये NaCl के लिए भी होगा। NaCl का भी बहुत ही अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, और ये एक और बात पर डिपेंड करता है, अंतर अगर कम है, जो Na पॉजिटिव है H पॉजिटिव था, वहां तो ह्यूज डिफरेंस था दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। यहां बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 1.9 1.23, वहां 0 था और एक पॉजिटिव में अच्छी खासी वैल्यू आ रही थी। तो ये गैप भी मैटर करता है, एक चीज पर अकेले पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां हम इस केस में बोलेंगे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा एक क्या O2। O2 क्यों प्रोड्यूस करेगा ये, क्योंकि वाटर एक्सेस में है, OH नेगेटिव कंसिडरेबली एक्सेस में है, कोलाइड तो वाटर मॉलिक्यूल ही जाकर के करते हैं। और सल्फेट अगर कंसिडरेबल है, बराबर बराबर अमाउंट है या थोड़ा बहुत भी कम है, मोलर सोल्यूशन है या 0.1 मोलर सोल्यूशन है, तो कॉन्सेंट्रेटेड ही काउंट होते हैं ये। ऐसे केस में S2O8 2 नेगेटिव जनरेट होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये दो मैंने कराई प्रॉब्लम, ये दोनों आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको अच्छी तरह से समझ करके करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद जो डिस्कस करते हैं वो बैटरीज वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। बैटरीज किसे कहते हैं, जो बैटरीज हम यूज करते हैं जो जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो बैटरी वाला पार्ट है। तो 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्लास करेंगे शुरू। बैटरी जो होती है, बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या कई सारे सेल्स को जोड़कर एक सीरीज बना लेते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जोड़कर हम एक सीरीज बना लेते हैं, जैसे आप 3 या 4 या 5 सेल इकट्ठे एक साथ जोड़ते हो, जैसे कई सारी बैटरीज जोड़ लेते हैं हम, इसी तरह से सीरीज में जोड़ लेते हैं इन बैटरीज को। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जो एक कांस्टेंट वोल्टेज पर करंट सप्लाई करता रहता है। रेगुलरली ये करंट सप्लाई करने में कैपेबल है। अगर हम इसके सर्किट को क्लोज कर दें, कब ये करंट सप्लाई करेगा, ये बैटरी सपोज करते हैं, इस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो अभी करंट सप्लाई नहीं करेगा ये। जब मैं इसको यहां सर्किट को इसके क्लोज कर दूंगा, क्लोज करने पर ये सर्किट जैसे ही क्लोज हुआ एकदम से इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोवाइड करना शुरू कर देगा और एक कांस्टेंट वोल्टेज पर करेगा। ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, हाँ खराब हो जाए बैटरी तो एक अलग बात है। तो बैटरी की डेफिनेशन, पहली बात तो ये है डेफिनेशन बैटरी की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सीरीज में जुड़े हुए कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिक
करंट प्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज पर सर्किट क्लोज कर देने के बाद। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या प्रिंसिपल था? दो हम यूज करते थे मेटल रॉड्स, उनको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आयोनिक सॉल्यूशन में डिप करते थे। डिप करने पर उनके डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाने के कारण उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता था। इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो कारण क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि दोनों जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उनका ईएमएफ पूरी बैटरी का इसलिए आता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग इलेक्ट्रोड के अलग अलग होते हैं। अगर दोनों सेम मेटल ले लिए, सेम सोल्यूशन ले लिया, फिर थोड़ी ना करंट फ्लो होगा। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, तब जाकर के ये हो पाएगा। और ये पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इनमें कुछ बाहर से मिक्स कर रहे हैं पहले, या रेगुलरली इसमें रोज हमें जाके कुछ इसमें ऐड करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बैटरी बना दी, बस अब ये सप्लाई करते, करंट सप्लाई इससे होता है। रोज नहीं जाके फ्यूल डालना पड़ेगा हमें इसमें। जैसे हम कार में, कार की बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कार के फ्यूल की बात कर रहा हूँ। कार का फ्यूल कंज्यूम हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, कार रुक गई, फिर फ्यूल डाल लिया, फिर कार चल पड़ी। ऐसी बैटरी नहीं होती। बैटरी एक बार हमने सेटअप कर दिया, उसे पैकअप कर दिया, फिर बस वो रेगुलर अब करंट सप्लाई करती रहेगी। जब जरूरत होगी तब हमें मिल जाए, जब तक कि वो वर्क कर रही है। दो टाइप की होंगी, एक चार्ज हो जाती है, एक चार्ज नहीं होती। सॉल्ट ब्रिज नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी, वरना फिर तो कहां से हम सोल्यूशन रखेंगे। यूज करने में आसान होनी चाहिए भाई। अगर आपने सोल्यूशन भर दिया, मान लो कार में बैटरी ऐसी रख ली, ये वाली जिंक को डिप किया, यहाँ जिंक सल्फेट रख दिया, यहाँ कॉपर सल्फेट रख दिया, कॉपर डिप कर दिया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा लिया, फिर यहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी ले ली इससे, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस आ गया, वोल्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ठीक है, बैटरी बनाने को तो बना ली, लेकिन ये तो लिक्विड जो है कार में रखने पे कहीं पे भी ये एकदम से बाहर आ जाएगा, सारा इंजन जो है बर्न कर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सब। तो ये यूज करने में आसान होनी चाहिए। सॉल्ट ब्रिज इसमें नहीं होना चाहिए, या इस तरीके का सॉल्ट ब्रिज हो कि वो बिल्कुल ड्राई हो और हम कोई इस तरीके का मटेरियल ना लें जो बैटरी से बाहर निकल पाए। दो टाइप की जनरली ये बैटरीज होती हैं, एक प्राइमरी बैटरी कहलाती है, एक सेकेंडरी बैटरी कहलाती है। इन बैटरीज को हम अगर कंसीडर करते हैं तो दो टाइप की बैटरी ये होती हैं। एक बैटरी प्राइमरी बैटरी होगी, एक बैटरी होगी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जिसको हम एक बार जब यूज कर लें तो उसके बाद बस ये दोबारा से यूज नहीं हो पाती, खराब हो जाएगी। जैसे हम रिमोट वाली बैटरी सेल यूज करते हैं, सेल बोलते हैं जिसे हम डेली आम भाषा में। रिमोट का सेल खत्म हो गया तो हम उसे डस्टबिन में डालेंगे बस। फिर एक और टाइप होता है, अलग टाइप की बैटरी होती है, वो रिचार्ज हो जाती है। उसे चार्ज हमने किसी एक सिस्टम पे लगाया, वो दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी, फिर हम यूज कर लेंगे। जैसे बच्चों के टॉयज में होते हैं, रिमोट कार में होते हैं, क्या करते हैं हम उसे रिचार्ज करते रहते हैं। बैटरी खत्म हुई फिर रिचार्ज कर ली, बैटरी खत्म हुई रिचार्ज कर ली। ये सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरीज दो अलग अलग टाइप की बैटरीज हैं। प्राइमरी बैटरी क्या होगी? रिएक्शन ऑकर्स ओनली वंस, बस एक डायरेक्शन में चल रहा है रिएक्शन, रिवर्स नहीं करा सकते उस रिएक्शन को।
जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उनके टर्मिनल ऑपोजिट करके उस रिएक्शन से जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली है उसका ऑपोजिट रिएक्शन करा देते हैं, रिवर्स रिएक्शन करा देते हैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर। एक बार इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एक बार हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई करा के केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, यानी दोनों तरह से बिहेव करेगी ये। इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होगा। रीयूज नहीं की जा सकती, ये जो प्राइमरी वाली बैटरी होती है इसकी बात हो रही है। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं ड्राई सेल, कोई जो सेल ऐसे वाला सेल होता है, ये एक पेंसिल सेल या पुराने कहीं किसी चीजों में जो लगता है सेल, इस टाइप का जो सेल होता है, ये सेल ड्राई सेल कहलाता है। ड्राई है क्योंकि इसमें लिक्विड नहीं भरा हुआ है, इसलिए हम इसे ड्राई सेल बोलेंगे। लैक्रेंशियस सेल भी बोलते हैं हम इसे। लैक्रेंशियस सेल, ड्राई सेल एक ही बात होती है। अब पहले हम ड्राई सेल करते हैं, इसका थोड़ा सा फंक्शन, ये थोड़ी थ्योरी है लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस है आ जाता है, इसलिए हम इसे एक बार थोड़ा सा करेंगे। जो लैक्रेंशियस सेल होता है, फ्लूइड इसमें नहीं होता, पेस्ट टाइप होता है, होता तो है लिक्विड लेकिन सेमी सॉलिड टाइप होता है। ड्राई सेल इसीलिए हम इसको कहते हैं। लिक्विड वैसा नहीं होता कि कॉपर सल्फेट जैसा कुछ लिक्विड होगा। जो लाइट्स होती हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियोस वगैरह होते हैं, रिमोट में जो सेल लगते हैं, वो सब ड्राई सेल होते हैं या लैक्रेंशियस सेल इनको बोल रहे होते हैं हम। इस सेल में कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ड्राई बैटरी में पता होनी चाहिए चीजें। कैथोड, एनोड, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब। तो सबसे पहली बात क्या है, जो एनोड हम इसमें यूज करते हैं वो जिंक होता है। जिंक का कैन होता है एक, चारों तरफ अगर कभी आपने सेल खोला हो, मैंने तो बहुत खोले हैं बचपन में, तो आप लोग अभी बच्चे हो तो आप लोग खोल सकते हो इसे, बिल्कुल खराब वाला खोलना कभी, वरना डांट पड़ेगी घर में। वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, +1 के एक बच्चे ने रेफ्रिजरेटर में बॉटल रख दी, वो बॉटल ब्लास्ट कर गई। तो मैंने उसको कहा था कि वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी जब आप रखोगे किसी बॉटल में। तो मैं बता रहा था क्लास में कि बॉटल में जब आइस बनता है तो आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, जबकि यूजुअली क्या होता है, यूजुअली लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया और पूछे बिना कर लिया, तो ढक्कन बंद करके कर दिया, तो वो बॉटल फट गई बड़ाक से। तो अब डांट पड़नी थी, तो डांट में मेरा तो कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि मैंने तो नहीं कहा था कि बॉटल का ढक्कन बंद करके रखना, और वो भी रेफ्रिजरेटर में रखना, और आप उसको फ्रीजर में रखना। तो अगर सेल खोलोगे तो पुराना खराब वाला सेल बाहर अलग दूर जगह जा करके करना ये काम, क्योंकि इसमें मैग्नीज ऑक्साइड हो जाता है, हाथ भी काले हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये भी बात ध्यान रखते हुए